विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच, जो कि हम स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट के अंदर पढ़ रहे हैं या डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट भी हम ये ले सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, इस विषय पर डिस्कशन करने जा रही हूँ। जैसे कि हम डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट की जो नियो क्लासिकल स्कूल है उसमें हम ह्यूमन रिसोर्स और बिहेवियरल अप्रोच, जिसका कि मैनेजमेंट के अंदर लेट 1920s से 1940s तक कंट्रीब्यूशन था या डेवलप हुई थी अप्रोचेस, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये स्कूल ये मान के चलता है कि as people and believe that the success of management depends upon the relationship among people in the organization। जिस तरह का व्यवहार लोगों के मध्य होगा उसी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट संभव हो सकेगा। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ए पार्ट इसमें आता है द बिहेवियरल साइंस अप्रोच, हम इसमें ले सकते हैं, और दूसरी आ सकती है हमारी ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट और अप्रोचेज आ सकते हैं। अब चूँकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो पहला हम लेते हैं द बिहेवियरल साइंस अप्रोच। बिहेवियरल साइंस अप्रोच की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशंस की एक रिफाइंड फॉर्म ये हो सकता है। अब ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके अंदर हम इसके फीचर, पहले हम ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच कर रहे हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट जो बी पार्ट है बिहेवियरल साइंस अप्रोच उसको देखेंगे। तो पहले हम फीचर्स देखते हैं, क्योंकि बिहेवियरल साइंस का बेस ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है, इसलिए हम ए पॉइंट द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच को कवर कर रहे हैं, जो हॉथॉर्न स्टडीज़ हुई थी जॉर्ज एल्टन ने 1924 से लेकर के 1932 के बीच में की थी। इन स्टडीज़ में उनके टीम मेंबर्स ने एक नए मूवमेंट को जन्म दिया था, जिसको कि नाम दिया गया ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। अब ये मूवमेंट क्यों था, उसका कारण ये था कि हॉथॉर्न स्टडीज़ जो हुई थी उन्होंने ये बताया था कि बेटर फिजिकल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक बेनिफिट सफिशिएंट नहीं है किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उसके हाई प्रोडक्टिविटी के लिए। It showed that socio-psychological needs have a powerful influence on the productivity of the workers. Moreover, these studies also revealed that informal or the social relationship, informal supervision at work also play a crucial role in increasing productivity. इस तरह से अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करें तो ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट ने एक तरह से जो एम्फेसिस था इसका सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स पर था, और उसे एक पावरफुल वेपन के रूप में जॉर्ज एल्टन ने और उनके टीम मेंबर्स ने इसका जन्म दिया, इस विचारधारा को जन्म दिया। और उनका ये मानना था कि कीप योर वर्कर्स हैप्पी, हमेशा अपने कर्मचारियों को खुश रखना ही इसका मेन मोटो था। इसके फीचर्स हम देखते हैं, ये मान के चलता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक सोशल सिस्टम है, सामाजिक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इट्स कंपोज्ड ऑफ मैनी इंटरेक्टिंग ग्रुप्स, एक ग्रुप दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करता है। इनफॉर्मल ग्रुप्स और द कलीग्स हो सकते हैं वर्क प्लेस पर, ताकि इनफॉर्मल ग्रुप्स भी कंट्रोल कर सके वर्कर्स एट होम। इट बिलीव्स दैट वर्कर्स डू नॉट बिहेव रैशनली ऑलवेज, नॉन रैशनली भी वो बिहेव करते हैं, क्योंकि उनमें सेंटीमेंट्स होते हैं, वैल्यूज़ हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं। इसी तरह यह अप्रोच मान के चलती थी कि मॉनेटरी गेन्स अलोन कैन नॉट मोटिवेट वर्कर्स, यानी कि केवल मौद्रिक अगर फ़ायदा दिया जाए कर्मचारी को तो केवल वही कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको सोशो साइकोलॉजिकल, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नीड्स भी उसकी पूरा करना ज़रूरी है। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट शुड बी अवॉइडेड, जो लड़ाई झगड़ा है उससे दूर कर्मचारियों को रखना चाहिए, अगर हो भी जाता है तो उसे तुरंत से रिजॉल्व कर देना चाहिए। इसका फीचर यह भी कहता है कि डिसीजन मेकिंग कैन बूस्ट बोथ मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी, और साउंड
टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। द्विपक्षीय संचार व्यवस्था कर्मचारियों के मध्य अवश्य ही होनी चाहिए। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों के डेवलपमेंट से रिलेटेड, पीपल ओरिएंटेड स्किल से रिलेटेड मैनेजमेंट की एक अप्रोच हो सकती है। कॉन्ट्रीब्यूशंस में अगर हम देखें ह्यूमन रिलेशंस या मानव संबंध विचारधारा के बारे में, तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजर्स बिगिन टू बी ह्यूमन ओरिएंटेड। उसके बाद में ट्रेनिंग का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ। मैनेजर्स जो हैं वो इस विचारधारा के फलस्वरूप सेंसिटिव बन गए, रेस्पॉन्सिवनेस बन गए। सिलेक्शन और प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ जो थी वो मोर इम्पॉर्टेंट बन गई क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड थी। साथ ही साथ वर्कर्स बिकेम द फोकल पॉइंट फॉर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि सारी जो क्रियाएं हैं संगठन की वो ह्यूमन के ही इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन इस जो अप्रोच का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया। इट ओवर एम्फसाइज्ड ऑन कीपिंग वर्कर्स हैप्पी, वेयर एज हैप्पीनेस अलोन कैन नॉट मेक वर्कर्स मोर प्रोडक्टिव। केवल खुशी देने मात्र से ही कर्मचारी ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, बल्कि और भी फैक्टर्स इसमें इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ इसने एक एम्फेसिस दिए कि मैनिपुलेशन ऑफ वर्कर्स इमोशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस पर भी इसमें नेगलेक्ट किया गया। फिर इट ओवर एम्फसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशो साइकोलॉजिकल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स। तो ये इनको भी नेगलेक्ट किया गया। इट ओवरलुक्स द इम्पैक्ट ऑफ अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कौन कौन से? जैसे कि टेक्नोलॉजी है, ट्रेड यूनियंस है, इन सब पर इस अप्रोच में कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि केवल और केवल मानव पर ही ध्यान देना इस अप्रोच का मुख्य साइंस अप्रोच का बेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच था, और यह अप्रोच कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा डेवलप की गई जो कि सोशल साइंस जैसे कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड थे, उनके द्वारा ये तैयार किया गया। और इस अप्रोच का मेन फोकस जो था दैट वाज रिलेटेड टू इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप डायनामिक्स, जॉब डिज़ाइन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। 1940s के बाद में इस अप्रोच को फ्रेड फीडलर, मैकलीलैंड, हसबर्ग, रेंसिस लिकर्ट, क्रिस आर्गेरस, थियोडर लेविट, ब्लेक एंड माउंटेन, विक्टर व्रूम, स्टॉकडेल और टेननबम के द्वारा तैयार किया गया। इसके अजम्पशंस ये थे कि सोशो इकोनॉमिक और टेक्निकल सिस्टम होना ही चाहिए, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए जो कि इंटरपर्सनल और ग्रुप बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। यह एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल से डिफरेंट गोल किसी भी ह्यूमन का हो सकता है। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, उसे दूर नहीं किया जा सकता है। ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उसका कारण उसकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो सकता है, हाई परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन सेल्फ डायरेक्शन और कंट्रोल के द्वारा। साथ ही साथ एवरी इंडिविजुअल इज ऑप्टिमिस्टिक एंड बेसिकली गुड। तो इस तरह से ये इसके फीचर्स हो सकते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन ये था कि इसने इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर के बीच में अंतर करना सिखाया। साथ ही साथ एक नया एरिया मैनेजमेंट का इसके द्वारा डेवलप किया गया, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स इस स्कूल के द्वारा दिए गए, और एकेडमिक फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए एक तरह से इन्होंने रास्ते खोल दिए। इस विचारधारा के क्रिटिसिज्म को हम देखें तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दिया गया था, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर समझना आसान कार्य नहीं है। इसी तरह से इसके अंतर्गत जो लैंग्वेज यूज़ की गई वो बहुत टेक्निकल यूज़ की गई, और प्रॉपर रिसर्च भी इसमें नहीं किया गया। तो इस तरह से ये इसके क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। तो दोनों ही विचारधाराओं में कुछ अंतर भी हो सकता है। जैसे कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जो है वो इंडिविजुअल पर, उसके नीड और बिहेवियर पर बेस्ड है, जबकि बिहेवियरल साइंस ग्रुप बिहेवियर पर और इंडिविजुअल मोटिवेशन पर बेस्ड है। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच मान के चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है
जबकि बिहेवियरल साइंस मान के चलता है कि सोशो टेक्निकल एज वेल एज इकोनॉमिक सिस्टम है। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ये मानता है कि ऑल वर्कर्स हैव सिमिलर सेट ऑफ नीड्स, सबकी ज़रूरतें एक सी होती है, जबकि बिहेवियरल साइंस अप्रोच मान के चलता है कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है और उनकी जो नीड होती है वो भी अलग अलग हो सकती हैं। जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है वो हॉथॉर्न स्टडीज़ का कंक्लूजन था, जबकि बिहेवियरल साइंस अप्रोच ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का एक तरह से इसको बेस लेकर के उन्होंने काम किया था।